हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता क्या है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेनली क्या करता है, ड्रग को मॉनिटरिंग करने का काम करता है। अब देखते हैं इसका एक्टिविटी क्या है या मॉनिटरिंग जो करता है तो किस तरह से करता है। ये भी आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि डेली एक्टिविटी किस तरह से रहता है। हॉस्पिटल फार्मेसी का तो अलग रहता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अलग रहता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का आखिर किस प्रकार रहता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट से पहले हम लोगों ने पढ़ना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स से पहले आता है प्री क्लिनिकल, उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी न्यू ड्रग बनता है, न्यू ड्रग बनने में मान लीजिए जो न्यू ड्रग्स होते हैं ये लगभग आपका 10 से मिनिमम 15 साल लगता है, 10 से 15 साल। उसमें फिर आता है हमारे पास क्लिनिकल, एक होता है प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल वो सारी चीज होता है जैसे कि लैब में हो, एनिमल जो चेक करते हैं वो सारी चीज हमारे प्री क्लिनिकल आता है। क्लिनिकल में हम लोग चेक करते हैं मेनली क्या, कि जो हमारे पास फाइनली बन गया, हमें पता चल गया कि ये चीज ऐसे ऐसे काम करता है, उसके बाद हम ह्यूमन पे यूज करने के लिए यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग 4 फेज चलाते हैं। पहला फेज में क्या होता है कि सेफ्टी फोकस स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्थी वॉलेंटियर, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 20 से 50 लोगों को लेके देखते हैं कि भाई इसमें देखते हैं कि ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दे रहा, ये कंप्लीट इसको देखभाल करता है। जब हमें 20 से 50 देखा, चलो भाई ठीक है, इनमें से इतना इतना ऐसा ऐसा साइड इफेक्ट है, हम लोग अब क्या करते हैं, लोग बढ़ा देते हैं, जैसे कि 50 से लेकर आप लोग 100 लोगों तक दे देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी क्या है, इसका इफेक्टिवनेस क्या है, और इसमें देखते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विथ डिजीज और कंडीशन। हमने क्या करा कि इसमें देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो डिजीज है या फिर कुछ डिजीज के कंडीशन के साथ हम उस पे ट्रायल करके देख लेते हैं भाई ये किस तरह से ट्रीटमेंट करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अदर और थोड़ा बनाते हैं और हम लोग लार्जर ग्रुप और ज्यादा ग्रुप के साथ हम लोग देखते हैं, जैसे 100 से लेके 500 ग्रुप तक हम लोग बढ़ देते हैं। जब ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ हाँ ये चीज इसका इफेक्ट है और ये इसका बेनिफिट है, तब हम लोग थर्ड फेज के बाद ही हम लोग मार्केट में देते हैं। क्या, मार्केट में देते हैं। अब मार्केट में देने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे कि आप कोई चीज है, कोई चीज का लाइसेंस मिल जाता है तो सरकार उसको देखभाल करते रहता है। सेम इसी तरह फेज फोज में हमने देखते हैं कि ये मार्केट में जो दवा आया तो क्या इसका साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दे रहा, ये कंप्लीट इसका ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये मेनली क्या करते हैं, फोकस ऑन स्पेसिफिक पॉपुलेशन और सेफ्टी मॉनिटरिंग आफ्टर एफडीए अप्रूवल। एफडीए अप्रूवल होने के बाद ये मेनली फोकस करता है और देखता है कि कोई जो दवाई है, मान लेते हैं सी नाम का कोई दवाई बनाया, तो सी नाम के दवाई जो मार्केट में आता है तो अलग अलग लोगों पे कोई साइड इफेक्ट तो एडवर्स इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया था साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में अलग अलग चीज है। साइड इफेक्ट वो चीज जो थर्ड फेज तक हमें पता चल जाता है उसे हम लोग साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एडवर्स इफेक्ट हम लोग उसे कहते हैं, साइड इफेक्ट को छोड़ के अदर चीज जो इफेक्ट दे रहा है उसी को हम लोग एडवर्स इफेक्ट को देते हैं। मतलब जितना सही नहीं कर रहा उससे ज्यादा अगर नुकसान कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग दवाई को बंद कर देते हैं। ये हम लोग क्लियर है। चलिए, अब मेनली काम क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या है। फार्मासिस्ट अगर हम लोग देखते हैं मेनली 3 तरह का होता है। एक हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करता है, दूसरा आता है हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके बाद, तीसरा हमारे पास आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेनली क्या है कि ये जो दवाई है ये पेशेंट को देता है, तो फिर ये मान लीजिए फार्मासिस्ट ये दवाई दिया पेशेंट को, अब ये चीज देखता है कि ये पेशेंट पे जो दवाई गया तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उस पर ऑब्जर्व रखता है, मतलब उस पर देखभाल कंप्लीट रखता है। जैसे कि माँ बाप क्या करता है, 10 क्लास तक बच्चों को देखभाल करते रहता है कि भाई पैसा दे रहे हैं या स्कूल जा रहा है तो सही तरीके से काम कर रहा है या सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, गलत ट्रैक में जाता है, उसको डांटते हैं या उसको समझाते हैं भाई ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, करते हैं ना। सेम इसी तरह क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का यही काम है, ये जो दवाई है, ये जो दवाई है इस दवाई का सही तरीके से ये यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे कोई ज्यादा तो साइड इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, ये सारी चीज इस पे काम रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। सबसे पहले आता है डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट बीइंग, अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपका क्या क्या एक्टिविटी होगा।
क्या क्या एक्टिविटी आपको होना चाहिए और होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वार्ड राउंड पार्टिसिपेट। वार्ड राउंड मतलब क्या करते हैं, हर वार्ड में जाके देखते हैं और पूछते हैं। पहले ही हमें पता चल जाता है कि उसका जैसे हिस्ट्री देखोगे तो एक तरह कह सकते हैं ये एक चार्ट रहता है, मेडिकेशन चार्ट है, उसमें लिखा रहता है कौन कौन से मेडिकेशन है, डॉक्टर लिख के जाता है, ठीक है। उससे पता चल जाता है ये चीज कि ये वाला मेडिसिन यहाँ पे इसे दिया गया है, तो उससे पूछते हैं। उससे डायरेक्ट हम लोग काउंसलिंग करके देखते हैं रात में ये जो दवाई लिया कोई ज्यादा तो आपको नुकसान नहीं हुआ, क्या क्या चीज हुआ, डायरेक्ट हम लोग पूछते हैं। दूसरी बात हम लोग ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू मैंने जो आपको बताया ये पूरा का पूरा देखभाल करते हैं। ये 10 दिन से अगर कोई पेशेंट है तो 10 दिन में कौन कौन से दवाई चला, और फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि इसमें कोई ज्यादा आपको क्या क्या डिफिकल्टी है, क्या चीजें हैं वो देखते हैं। फिर हम लोग एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, कोई ज्यादा तो नुकसान नहीं दे रहा। फिर हम लोग ड्रग इन्फॉर्मेशन और पॉइजन इन्फॉर्मेशन को उसके बारे में देखते हैं। फिर हम लोग मेडिकेशन हिस्ट्री को चेक करते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। फिर हम लोग इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन करते हैं। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन मतलब कि जैसे कि फार्मासिस्ट और नर्स ले लीजिए, नर्स या फार्मासिस्ट लीजिए, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करके चेक करते हैं। ये सारी चीज इसका डेली एक्टिविटी रहता है, किसका, फार्मासिस्ट का। किससे, कौन सा फार्मासिस्ट, क्लिनिक। पहला क्या करेगा, वार्ड पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू करेगा, ड्रग एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग करेगा, ड्रग इन्फॉर्मेशन पॉइजन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा, मेडिकेशन हिस्ट्री करेगा, फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग करेगा और इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन करेगा। ये सारी चीज डेली एक्टिविटी रहता है किसका, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, ठीक है। चलो इसी चीज को अगर मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, नोट को अगर मंगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मंगा सकते हैं। आपको 6 सब्जेक्ट का कंप्लीट आपको गाइड्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर में मिल जाता है, थ्योरी इसमें मिलता है, सॉल्व अनसॉल्व मॉडल पेपर मिलता है, मतलब क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी होते हैं हर साल अपडेट आपको गाइड मिल जाता है। देखो अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, ये क्या करेगा, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री किस तरह से ये रखेगा। सबसे पहले मान लीजिए पेशेंट क्या करा कि एडमिशन होता है, एडमिशन मतलब कि वहां पे मान लीजिए आज आया ए इन पेशेंट में चला गया, इन पेशेंट मतलब इसकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर ने कहा इसे एडमिट करना पड़ेगा। जैसे एडमिट करेगा पहला क्या, ड्रग इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन से दवाई चला, जैसे कि कोई ABC ड्रग डाला। फिर इसमें क्या है कि मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब इंटरव्यू से हमें पता चलेगा कि भाई कौन कौन से, इससे पहले आपका कौन कौन से मेडिकेशन आपने यूज किया था, इससे ज्यादा तो साइड इफेक्ट नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। फिर हम लोग मेडिकेशन ऑर्डर रिव्यू करते हैं, फिर पेशेंट मॉनिटरिंग करते हैं, फिर पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, फिर डिस्चार्ज। ये सारे के सारे चीज की जिम्मेदारी किसकी रहती है, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री का अंतर्गत आता है। और कौन देखता है ये सारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के वॉच में रहता है। फिर आता है हमारे पास प्रोफाइलिंग पेशेंट रिव्यू। प्रोफाइल देखते हैं कि इसका क्या है। प्रोफाइल में इट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट एंड इट्स मेडिकल चार्ट बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंट को इवैल्यूएशन करते हैं और इसका मेडिकल चार्ट को देखते हैं कि अगर मान लो कोई 20 दिन से है तो इसमें कौन कौन से दवाई चला और क्या क्या इसका इफेक्ट है। फिर आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट मतलब इसमें हम देखते हैं प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं एडवर्स रिएक्शन मैनेजमेंट में। इसमें हम लोग देखते हैं मेनली कि कोई दवाई है तो साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं दे रहा, नुकसान तो ज्यादा नहीं दे रहा, इनके बारे में हम लोग कंप्लीट इसमें देखभाल करते हैं। फिर आता है हमारे पास इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग TDM, जिसमें थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। देखो इसको जानने से पहले इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक फॉर मॉनिटरिंग ड्रग एफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। इससे ही हम लोग चलते हैं, जैसे थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग से ही हमें पता चलता है कि कोई ड्रग है तो कितना साइड इफेक्ट दे रहा है, किस लेवल पे देंगे या क्या चीज देंगे तो ये सही तरीके से काम करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लेते हैं आपने क्या करा कि एक ओरल दवाई लिया, ओरल मतलब मुंह के थ्रू दवाई लिया। जैसे जैसे आप क्या करते हैं दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे हमारे स्टमक में जाता है, फाइनली कहाँ, फाइनली हमारे सिस्टमिक में पहुंचाना। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड सर्कुलेशन में हमें पहुंचाना। तो हम लोगों ने जैसे दवाई लिया तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में गई और एक टाइम पे आता है कि वो पूरा का पूरा, देखो एक टाइम पे आता है कि हमें वो पूरा ब्लड में चला जाता है और वहां पे अपना इफेक्ट दिखाता है। देखो जहां पे इफेक्ट दिखाएगा उसके बाद ये भी तो है, जहां ब्लड में आता है तो बाहर तो निकलेगा, किल्टी में तो फिल्ट्रेशन भी तो हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका साइड इफेक्ट भी घटेगा। अगर मान लीजिए हम MEC मतलब मिनिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन अगर हम लोग उससे नीचे अगर दें, मान लो कोई दवाई दिया और यहीं से नीचे आ गया तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन एक रेंज बनाया गया है कि इस रेंज के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई ओरल है, जैसे फीवर हो जाए और हमें पता है कि 200 mg लेंगे तभी हमारे फीवर सही होगा, हमने रिसर्च से पता चला, और हमने क्या करा 50 mg किसी को दवाई दिया, क्या ये फीवर सही हो पाएगा? कमेंट में बताओ।
बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे 200 mg तो 200 mg देना पड़ेगा। अगर एक एग्जांपल लेते 200 mg सही है और हमने क्या करा कि 300 mg देते, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टॉक्सिक क्रिएट कर जाएगा, मतलब जितना सही देगा उससे ज्यादा हमारे बॉडी को नुकसान भी कर जाएगा। वही चीज यहाँ पे क्लियर है, अगर दवाई का कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते तो ज्यादा अगर दे दे तो नुकसान पहुंचाएगा, अगर कम दे तो काम ही नहीं करेगा। एक ऑप्टिमम या तो फिर सही तरीके से देंगे तभी हमारे पास ये काम करेगा। क्लियर? अब आता है ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता क्या? इट इन्वॉल्व एप्रिसियल कलेक्शन, यूटिलाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड ड्रग। मतलब क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होता है कलेक्शन करना, यूटिलाइजेशन करना और ड्रग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन करना। मतलब ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कह लीजिए जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसकी रहती है? वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रहती है। फिर आता है डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग। डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग में हम लोग क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व पेशेंट काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन यूज एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज। मतलब कि डिस्चार्ज तक वहां पे कौन कौन सी दवाई है, किस तरह से यूज करना, अगर कोई हम उसे देते हैं तो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर पूरा काउंसलिंग करते हैं कि ये दवाई इस तरह से लेना है, ये दवाई रहा तो आपका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, पूरा का पूरा यहाँ से भी हम लोग मेडिकल हिस्ट्री उसका निकाल सकते हैं। इसके बेसिस पे ही हम लोग जो ड्रग चला उसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब आता वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन किस तरह से करते हैं? ये वार्ड राउंड इज विजिट बाय medical practitioner along with a team of healthcare professional and medical student to hospital and patient at the beside to review follow up progress in their health। चलिए इसको समझते। ऑल राउंड पार्टिसिपेंट क्या कर सकते हैं? आप चाहे क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो आप अकेले भी जा सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो एमबीबीएस या बीमा जो डॉक्टर लेवल पे वो कर सकते हैं, या फिर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ जा सकते हैं। किस लिए जा सकते हैं? ताकि उसका फॉलो अप ले। फॉलो अप मतलब कोई दवाई जो आप चल रहा है उससे क्या क्या उसका इफेक्ट दे रहा है, क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, उनके बारे में आप उसका फॉलो अप ले सकते हैं और उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। अब आता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मान लीजिए ऑल राउंड कर रहा है तो इसका फायदा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्या होता है? अंडरस्टैंड पेशेंट क्लिनिकल स्टेट प्रोग्रेस करंट प्लांट इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का क्लिनिकल स्टेट क्या साथ है, प्रोग्रेस क्या है, करंट प्लांट इन्वेस्टिगेशन पता चलता है। दूसरा हमें ये पता चलता है एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। इससे हमें पता चलता है कि इसका फार्माकोलॉजी किस तरह से, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ड्रग एबिलिटी क्या है, ड्रग इंटरेक्शन क्या है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है पेशेंट को जो हम लोग ड्रग थेरेपी दे रहे हैं, ये कंप्लीट हमें पता चलता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑप्टिमाइज थेरेपेटिक मैनेजमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग ड्रग थेरेपी सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, फॉलोअप। ये सारी चीज क्या है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ऑब्जेक्टिव है वार्ड राउंड पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी को हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ेंगे तो आपको मिलता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली लाइव क्लासेस, ई पीडीएफ नोट्स मिलता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, फिर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है और एग्जिट एग्जाम का फुल्ली गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखते हैं आप इनमें से रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यू है या तो फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनको देखते हैं। देखो यहाँ पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वार्ड पार्टिसिपेशन फॉर ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो प्राइमरी गोल क्या है वार्ड पार्टिसिपेशन करने के? पहला कि ये प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन का, दूसरा ये अंडरस्टैंड पेशेंट क्लिनिकल स्टेट एंड ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी करता है, या फिर आता है परफॉर्म सर्जरी करता है, या फिर मैनेज करता है। बताना इसका पहला क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर के बारे में बात करें तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रिवेंशन, डिटेक्शन, मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडीआर मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कौन सा एक्टिविटी में ये आपको इन्वॉल्व होता है? पेशेंट काउंसलिंग में होता है इन्वॉल्व, या फिर आपको मेडिकेशन हिस्ट्री में होता है, या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट होता है, या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। बताओ कौन सा एक्टिविटी होता? इसके बारे में बात करें तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इन्वॉल्व। मतलब कि थेरेपेटिक जो कह सकते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग किस में इन्वॉल्व होता है? कि मॉनिटरिंग पेशेंट डाइट करने के लिए, या तो फिर एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स फॉर ड्रग एंड एफिशिएंसी टॉक्सिसिटी, या फिर कंडक्टिंग फिजिकल थेरेपी करने के लिए, या फिर मैनेजिंग हॉस्पिटल स्टाफ के लिए। अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच एक्टिविटी इंक्लूड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन फार्माकोलॉजी। मतलब कौन सा एक्टिविटी हमें फार्माकोलॉजी के ऊपर पता चलता है, ड्रग इंटरेक्शन और एडवर्स रिएक्शन और ड्यूरिंग वार्ड राउंड। वार्ड राउंड के ड्यूरिंग कौन सा एक्टिविटी में हमें पता चलता है?
कि पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तब पता चलता है, या फिर ड्रग इन्फॉर्मेशन मैनेज करते हैं तब पता चलता है, या फिर ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू करते हैं तब पता चलता है, या ऑल राउंड पार्टिसिपेट करते हैं तब पता चलता है। बताओ, इसके बारे में बात करते थे, तो जब हम लोग ऑल राउंड पार्टिसिपेट करते हैं तब हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग। डिस्चार्ज का पेशेंट काउंसलिंग का क्या फायदा है? जब मतलब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसका काउंसलिंग करने का क्या बेनिफिट होता है? ये डिस्कस हॉस्पिटल पॉलिसी के बारे में क्यों करेंगे भाई? काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशन यूज एट डिस्चार्ज, या फिर हम लोग रिव्यू पेशेंट डाइट प्लान करने के लिए, या मैनेज हॉस्पिटल इन्वेंट्री करने के लिए? बताओ, इसका जो भी राइट आंसर होगा आपके हिसाब से वो मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। अभी तक अगर ऐप हमारा नहीं डाउनलोडिंग किए हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, ऐप अपना फिल कर सकते हैं और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप अपना संपर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं, और चैट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।